हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर यानी भारत में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। ये आपकी फर्स्ट बुक है और इसमें भारत के पूरे ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है देख रहे हैं उसका नाम है भारत स्थिति। ठीक, यानी भारत की लोकेशन क्या है, भारत पृथ्वी पर कहाँ पर है, किस गोलार्ध में है। ठीक है, इसके बारे में हमें समझना है और देखना है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भारत, यहाँ पे देखिए आप कि भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। ठीक है, ये आंकड़े दिए हैं कि समुद्री मील कितना होता है, तो आप इसको देख ले। एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। फिर उन्होंने बताया हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6.45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो भारत का जो एग्जैक्ट अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है वो है 8 डिग्री, कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, समझ रहे हैं, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये है अक्षांशीय देशांतरी विस्तार। क्या है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, समझ गए स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यदि आप भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। ओके, ठीक है, अभी हम लोग और आगे देखते हैं। इन्होंने बताया कि यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। ये आपको याद करना, ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी है। क्या है कि जब दो देशांतरों रेखाओं के बीच ध्रुवों की ओर जाते समय, ठीक है, ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक है, क्यों घटती है उसको देख लीजिएगा इस तरीके से, क्योंकि जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं वो इस तरीके से होती हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि आप अगर पोल्स की ओर चलेंगे, ध्रुवों की ओर, तो देखो घटती जाएगी, क्योंकि लास्ट में जाकर सब एक दूसरे से मिली है। ठीक है, इसलिए दूरी घटती जाती है। आगे देखिए अक्षांश रेखाओं, ठीक है, अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थित देश की भूआकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा वनस्पति में पाई जाने वाली भारी विभिन्नता के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आइए अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, और जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। मानक यमोत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखे जिनसे मानक यमुनोत्तर रेखा गुजरती है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। ये हमारा देश का मानचित्र है, समझिए, ये मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र। पहले तो आप देख लीजिएगा भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो देखिए चीन के साथ भारत की सीमा लग रही है, पाकिस्तान के साथ लगती है, यहाँ पर हल्का सा अफ़गानिस्तान के साथ भारत टच करता है सीमा। ये एक देश है नेपाल, जो भारत के साथ सीमा बनाता है। बांग्लादेश की सीमा लगती है, भूटान की सीमा लगती है और म्यांमार की सीमा लगती है। ये सीमाएं लगती हैं भारत के साथ।
और भारत की कुल स्थलीय सीमा मतलब जो ये आपकी गई है, ये वाली भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। अब हम इसको देख लेते हैं कि कैसे भारत कहाँ पर है। तो ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा है और भारत की स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, अब ये भारत है। भारत के लगभग बीच से एक रेखा गुजरती है, उसको क्या कहते हैं, आप लोग नाम इसका जानते हैं, कर्क रेखा। ये देखिए जा रही कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, कर्क रेखा ये है, इसको देख लीजिए आप इस तरीके से, ये है, ये कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा बीच से लगभग गुजर रही, तो जो भारत का उत्तरी भाग है ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और जो दक्षिणी भाग है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी गर्म क्षेत्र है, और ये शीतोष्ण है ऊपर वाला। ठीक, तो स्टूडेंट्स हम लोग जो यूपी वाले हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं और महाराष्ट्र कर्नाटक केरल वाले उष्ण कटिबंध में आते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये जो आपकी कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, एक प्रश्न ऊपर पूछा गया था कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है और कितने कहाँ से गुजरती है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो ये यहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ओके, और यहीं से भारत का समय डिसाइड होता है, समझ रहे हैं, भारत का टाइम यहीं से डिसाइड होता है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। और इन्होंने भारत पूर्वी जगत में भारत की स्थिति दिखाई है कि जो हमारा एशिया है वहाँ पर कहाँ कहाँ पे किस तरीके से भारत की स्थिति है। तो हम देख लेते हैं भारत हिंद महासागर, भारत का दक्षिणी जो पार्ट है हिंद महासागर से टच करता है, तटीय सीमा बनाता है। एक साइड में पश्चिमी साइड में अरब सागर है, पूर्वी साइड में आपका पश्चिम बंगाल की खाड़ी है। कई देशों से कनेक्टिविटी यहाँ पे दिखाई गई है, वायुयान की, जल मार्ग की, वायु मार्ग की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर है। फिर आगे इसको पढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। ये आपको स्टूडेंट्स याद कर लेना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, 2.4% है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ओके, ठीक है, ये आप देख लीजिए। आकार इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लें। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थलीय रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप जब कहते हैं तो उसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता रहा। खैबर, ये दर्रे हैं, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, सिपकिला दर्रा, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने की में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान के जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए कि भारत का प्रायद्वीप क्या होता है? स्थल का ऐसा भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। स्टूडेंट्स आप याद कर लें, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत 7,517 किलोमीटर तक विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से
विविधतापूर्ण भूभाग है जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इन्होंने क्या बताया, भारत के पड़ोसी, भारत और उसके पड़ोसी, तो पड़ोसी देश अभी हम लोग देख ही चुके थे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इन्होंने खाड़ी और जलसंधि में अंतर स्पष्ट करने को कहा है। तो जो खाड़ी होती है एक विस्तृत क्षेत्र होता है, एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र होता है जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तीन ओर से स्थल से घिरा है समुद्री क्षेत्र, ऐसा तीन ओर से स्थल से घिरा हो और जिस ओर से समुद्र से मिला हो वो बड़ा क्षेत्र होता है, उसका मुख बड़ा होता है, ठीक, वो खाड़ी कहलाता है। जलसंधि क्या है, तो दो स्थल खंडों को आपस में अलग करने वाले जो जल संधि है, जल की एक पतली सी चैनल होती है, उसे जल संधि कहते हैं। तो मान लीजिए ये सागर है और ये सागर है, ठीक है, और बीच में लैंड है, ये लैंड है, तो ये बीच में पतली पट्टी जो सागर की चैनल पतली रहेगी उसको जल संधि कहते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है, ठीक। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन नंबर सी यानी ग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ठीक है, ये हो गया। प्रश्न क्या 2, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत के साथ किस देश की है, तो वो देश है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा देश भारत से बड़ा है, तो इसका आंसर है चीन, ठीक, चीन भारत से बड़ा है। निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है, तो मैंने अभी बताया था आपको कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी यमोत्तर, ये भारत की यमोत्तर रेखा है, मानक समय रेखा। फिर इन्होंने एक क्वेश्चन किया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे, तो यमुना को आपको पार करना पड़ेगा, ब्रह्मपुत्र को पार करना पड़ेगा, गंगा को, सिंध को नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ओके, सिंध को नहीं करना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आप इसको देख लें, समझ लें। थैंक यू।